हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास को लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी थी। तो सोशियोलॉजी की मैराथन क्लास है और इसमें जो है पहला क्वेश्चन सुमेलित करना है। गेमिंग सॉफ्ट एवं गेसल सॉफ्ट, परिस्थिति एवं संविदा, सैनिक एवं औद्योगिक, नातेदारी, सत्ता एवं नागरिकता। 3-2-4-1, 1-2-4-3, 3-4-2-1, 1-4-2-3। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सुमेलित करिए। एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ विचारक है, तो मैच करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो गेमिंग सॉफ्ट और गेसेस सॉफ्ट की अवधारणा टॉनीज ने दी है। परिस्थिति एवं संविदा ये हेनरी मैन का है। और सैनिक एवं औद्योगिक समाज ये है स्पेंसर का। और नातेदारी, सत्ता एवं नागरिकता ये समाज के 3 आधार बताए थे एल.टी. हाउ ने। तो 3-4-2-1 ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। गेमिंग सॉफ्ट एवं गेसेल सॉफ्ट टॉनीज का है। परिस्थिति एवं संविदा ये हेनरी मैन का है। सैनिक एवं औद्योगिक ये स्पेंसर का है। और नातेदारी एवं सत्ता एल.टी. हाउ का है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पीजन समाज की विशेषता नहीं है। परिवार के सदस्यों का श्रमिकों जैसा इस्तेमाल, पूर्ण पृथक्करण, उत्पादन एवं उपभोग की इकाई के रूप में परिवार, कृषि एवं जीवन शैली के रूप में परिवार। राइट आंसर बताइए क्या होगा। पीजेंट समाज की विशेषता नहीं है। पीजेंट समाज यानी कि कृषक समाज की विशेषता नहीं है। राइट आंसर क्या होगा। तो परिवार के सदस्यों के श्रमिकों जैसा इस्तेमाल, परिवार के सदस्य ही मिलकर खेती का जो काम होते हैं वो सब कर लेते हैं। और उत्पादन एवं उपभोग के लिए इकाई के रूप में परिवार, कृषि जीवन शैली के रूप में। पूर्ण पृथक्करण इसमें नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चर का प्रयोग किसने किया। किंग्सले डेविस, बी होस्लिट, W.E. मूर, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया। प्रतिमान चर को पैटर्न वेरिएबल भी कहते हैं। पार्सन्स ने 5 प्रकार के प्रतिमान चर बताए थे। पहला है भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता। दूसरा है सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टतावाद। तीसरा है आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता। और चौथा है प्रदत्त बनाम अर्जित। पांचवा है विसरण बनाम विनिर्दिष्टता। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 टैलकाट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन में निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने लघु एवं बृहद परंपरा की श्रेणियों का प्रयोग किया। रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट, बैरिंगटन मूर, टी सॉनिन। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताइए। पीजेंट समाज यानी कि कृषक समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन में निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने लघु एवं बृहद परंपरा की श्रेणियों का प्रयोग किया। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? विषमांगता, यांत्रिक संहत, गतिशीलता, दमनकारी विधियाँ। केवल दो, एक, दो और तीन, दो और चार, एक और चार। राइट आंसर बताइए। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है। पहली विशेषता होती है उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। श्रम विभाजन का विशेषीकरण पाया जाता है। यंत्रीकरण पाया जाता है। संचार साधनों की प्रमुखता होती है। परिवहन की उन्नत तकनीक होती है। शहरीकरण होता है। बृहद बाजार प्रणाली होती है। प्रवचन होता है। उपभोग प्रणाली की विशेषता होती है। प्राथमिक संबंधों का ह्रास पाया जाता है। द्वितीयक संबंध प्रभावी होते हैं। स्वायवी एकता होती है और प्रतिकारी कानून होते हैं। ये सब औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं। तो इसमें जो है स्वायवी एकता औद्योगिक समाज की है, तो इसमें यांत्रिक संहत और दमनकारी विधियाँ। औद्योगिक समाज में प्रतिकारी विधियाँ प्रतिकारी कानून होता है और आदिम समाज में दमनकारी विधि होती है। तो इसका 2 और 3 होगा, 2 और 4। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। 2 और 4 ये विशेषता नहीं होगी। विषमांगता और गतिशीलता ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक वुल्फ के अनुसार किसान पीजेंट आंदोलनों की अगुवाई सामान्यतः किसने की? मध्य किसान वर्ग, पीजेंट, श्रमिक, कृषि श्रमिक, बटाईदार, बड़े कृषक, फार्मर। राइट आंसर बताइए। एरिक वुल्फ के अनुसार किसान आंदोलनों की अगुवाई सामान्यतः किसके द्वारा की गई? राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा मध्य किसान वर्ग के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण नगरीय सातत्य के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आशय है कि गांव एवं नगर विभक्त इकाइयां हैं। इसका आशय है कि गांव एवं नगर आपस में जुड़े होने पर भी एक दूसरे से अलग हैं। यह नगरीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। इसका आशय है कि ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण एवं नगरीय जनों का गांवों में स्थानांतरण होता है। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन इसमें ग्रामीण नगरीय सातत्य के संप्रत्यय को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। इसका आशय है कि ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण एवं नगरीय जनों का गांवों में स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? माना जाता है कि किसान परंपरा में निष्ठा रखते हैं। कृषक की कृषि के बारे में अभिप्रेत लाभान्मुखी होती है, जबकि किसान भूमि को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। कृषक सामान्यतः अपनी स्वयं की भूमि पर काम करते हैं, जबकि किसान सदैव दूसरों से भूमि को पट्टे पर लेते हैं। कृषक भाड़े के मजदूरों के साथ काम करते हैं, जबकि किसान पारिवारिक मजदूरों के साथ काम करते हैं। कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। कृषक सामान्यतः अपनी स्वयं की भूमि पर कार्य करते हैं, जबकि किसान सदैव दूसरों से भूमि को पट्टे पर लेते हैं। यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ के अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर विभाजित है? वर्ग, सत्ता का प्रयोग,
उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, लोकतंत्रात्मक सहभागी प्रतिरूप। राइट आंसर क्या होगा? डेहरनडार्फ के अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर विभाजित है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, सत्ता का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्श अधिकारों एवं दायित्व का संस्थागत गुच्छा हो जाती हैं? दुर्खीम, मर्टन, डेविस, लिंटन। किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया है कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्श अधिकारों एवं दायित्व का संस्थागत गुच्छा हो जाती हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, रैल्फ लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक सामाजिक संस्था नहीं है? नातेदारी, विद्यालय, शिक्षा, बंदी गृह। सामाजिक संस्था इसमें कौन एक नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, बंदी गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था क्या है? एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन करती है, एक स्थान जहां सामाजिक समारोह का आयोजन होता है, एक संगठन जहां सामाजिक स्थितियां निर्धारित होती हैं, एक संगठन जो समाज सेवा प्रदान करता है। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक संस्था क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन कराती है। कथन और कारण से क्वेश्चन है, प्रतिमान एवं मूल्य समाज के मूल आधार हैं और कारण दिया है केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? प्रतिमान एवं मूल्य समाज के मूल आधार हैं। प्रतिमान एवं मूल्य समाज के मूल आधार हैं, ये ऑप्शन तो सही है। कारण में दिया गया केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान और मूल्य, ये ऑप्शन जो है गलत है। केवल धार्मिक संस्थाएं ही नहीं, और भी बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक मूल्य निभाना सिखाती हैं। उसमें सबसे पहले तो परिवार आ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू होता है? तटस्थता, विशिष्टता, परकता, सर्वपरक, उपलब्ध, सामूहिकता। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 1, 3 और 4। राइट आंसर बताइए। टैलकार्ट पार्सन्स ने 5 प्रकार के प्रतिमान चर बताए थे: तटस्थता, विशिष्टता, सर्वपरक, उपलब्धता, उपलब्धियां और सामूहिकता। तो क्वेश्चन में पूछा है औद्योगिक समाज के लिए कौन सा लागू होता है? राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा तटस्थता, सर्वपरक, उपलब्ध और सामूहिकता। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक समाज अस्तरीकृत होता है। औद्योगिक समाज जाति के आधार पर स्तरीकृत है। औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर स्तरीकृत है। औद्योगिक समाज व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में अवरोध पैदा करता है।
1 और 4, केवल 3 और 4, 2, 3 और 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। औद्योगिक समाज के संबंध में सामाजिक स्थिरीकरण पर कौन सा कथन सही है बताना है। राइट आंसर बताइए। तो औद्योगिक समाज अस्थिरीकृत नहीं बल्कि स्थिरीकृत होता है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। औद्योगिक समाज जात के आधार पर स्थिरीकृत है, यह ऑप्शन भी गलत है। औद्योगिक समाज में वर्ग की प्रधानता होती है, ना कि जात की। और औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर स्थिरीकृत है, ये सही है। औद्योगिक समाज व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में अवरोध पैदा करता है, यह ऑप्शन गलत है। व्यक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा देता है, ना कि अवरोध उत्पन्न करता है। तो केवल 3, ये ऑप्शन सेकंड, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भारत में जाति व्यवस्था की पकड़ को चुनौती दी है और कारण दिए गए गतिशीलता जाति व्यवस्था में परिवर्तन की एक घटना के रूप में जात की मूल संरचना को चुनौती नहीं दी थी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर क्या होगा। और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भारत में जाति व्यवस्था की पकड़ को चुनौती दी है, क्योंकि गतिशीलता जाति व्यवस्था में परिवर्तन की एक घटना के रूप में जात की मूल संरचना को चुनौती नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। इरावती कर्वे के विचार है कि जात एक विस्तृत नातेदारी समूह है और कारण दिए गए एक ही जात के सदस्यों का विश्वास है कि वे सह पूर्वज के वंशज हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इरावती कर्वे ने ये परिभाषा दी थी कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है और इसका कारण यह है कि एक ही जात के सदस्य वे सह पूर्वज के वंशज हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मार्क्स के अनुसार मिथ्या चेतना निम्नलिखित में से क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्वहारा इतिहास में अपनी स्थिति का बोध करता है। सर्वहारा की अपनी स्वयं की एवं अपने वास्तविक हितों की संकल्पना में अंतर, समाज की बुर्जुआ एवं सर्वहारा संकल्पनाओं के बीच अंतर, यह विचार कि किसी वर्ग द्वारा आधारित कोई सामान्य विश्वास अनिवार्यतः सही है। मिथ्या चेतना, कार्ल मार्क्स के अनुसार बताना है कि मिथ्या चेतना क्या है। मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सर्वहारा की अपनी स्वयं की एवं अपने वास्तविक हितों की संकल्पना में अंतर, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सावकाश वर्ग के सिद्धांत में वेवलेन ने सामाजिक गतिशीलता के साथ उपभोक्तावाद की तुलना की। समाज के वित्तीय रूप से सफल समूहों के सुस्पष्ट अवकाश के साथ प्रदर्शन उपभोग की तुलना की। नौ धनिकों की जीवन शैलियों की तुलना की। महिलाओं के वंचन के साथ संबंधित विचारों की तुलना की। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सावकाश वर्ग के सिद्धांत में वेवलेन ने क्या बताया है और इन्होंने अपना ये सिद्धांत द थियरी ऑफ लेजर क्लास इस पुस्तक में दिया है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, समाज की वित्तीय रूप से सफल समूहों के सुस्पष्ट अवकाश के साथ प्रदर्शन उपभोग की तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्पन सर्वहारा का संप्रत्यय में के सिद्धांत में, मार्क्सवादी सिद्धांत में, वेबर के सिद्धांत में, पार्सन्स के सिद्धांत में, दुर्खीम के, लुम्पन सर्वहारा। राइट आंसर बताइए। और इन्होंने लुम्पन सर्वहारा संप्रत्यय, इसके ये अवधारणा जो है इन्होंने द होली फैमिली में दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मार्क्सवादी सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जाति के आंतरिक तर्क में परिवर्तन लाती है। लॉयड ह्यूमन ने इस प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? संस्कृति से अर्थव्यवस्था तक, अपवित्रता से राजनीति तक, संरचना से सार तक, धर्म से समाज तक। राइट आंसर बताइए। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जाति के आंतरिक तर्क में परिवर्तन लाती है। ड्यूमा ने इस प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अपवित्रता से राजनीति तक। और इन्होंने ये बात जो है होमो हायरार्किकस बुक में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जाति समूह अपने आप को समस्तरीय रूप से समेकित करता है तथा अपने विकास के लिए विशिष्ट नीतियों अथवा कार्यक्रमों की मांग करता है, तब यह राजनीतिक दल की भांति कार्य करने लगता है, दबाव समूह की भांति कार्य करने लगता है, प्रबल जाति की भांति काम करने लगता है, अपने स्वयं के लिए वर्ग की भांति काम करने लगता है। राइट आंसर बताइए। जब जाति समूह अपने आप को समस्तरीय रूप से समेकित करता है तथा अपने विकास के लिए विशिष्ट नीतियों अथवा कार्यक्रमों की मांग करता है, तब यह दबाव समूह की भांति काम करने लगता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिक्रम एवं विभेदन सामाजिक स्त्रीकरण के भाग हैं। जाति प्रथा सामाजिक स्त्रीकरण की समृद्ध प्रणाली है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। अधिक्रम एवं विभेदन सामाजिक स्त्रीकरण के भाग हैं और जाति प्रथा सामाजिक स्त्रीकरण की समृद्ध प्रणाली है। इसमें जो है ऑप्शन थर्ड होगा, एक और दो दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाजशास्त्र यह तर्क देता है कि जाति का राजनीतिक आधुनिकीकरण तब होता है जब जाति अपने आप को एक वर्ग में विलीन कर लेती है, जाति समूह अपने आप को दबाव समूह के रूप में संगठित करती है, जाति संघात्मक नियमों पर संक्रिया में संगठित होती है। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर होगा राजनीतिक आधुनिकीकरण। समाजशास्त्र यह तर्क देता है कि जाति का राजनीतिक आधुनिकीकरण तब होता है जब। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर एक दो चार अक्षर में जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो सही है वही मैं पढ़ूँगी। तो इसमें राइट आंसर होगा, जाति अपने आप को एक वर्ग में विलीन कर देता है, ये होगा। जाति समूह अपने आप को दबाव समूह के रूप में संगठित करता है, ये होगा।
और जात संघात्मक नियमों पर संक्रिया से संगठित होता है। ये 3 हो जाए, 1, 2 और 3। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स ने जो वर्ग के बारे में बताया था कि अपने स्वयं के लिए वर्ग की संकल्पना का क्या अभिप्राय है। श्रमजीवी वर्ग द्वारा अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के अनुसरण में वर्ग चेतना और सामाजिक क्रिया की प्राप्त, श्रमजीवी वर्ग की विशेषता बताने वाली आर्थिक दशाएं और जीवन स्तर। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। राइट आंसर बताइए। अपने स्वयं के लिए वर्ग की संकल्पना से क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक परिवर्तन तब होता है जब समाज वर्ग संघर्ष का अनुभव करता है और कोई सृजनात्मक व्यक्ति अपने नेतृत्व के गुणों के आधार पर नए मूल्यों एवं नैतिकताओं को लाता है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। राइट आंसर बताइए। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के संबंध में सही कथन बताना है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उस अवस्था में होता है जब वर्ग संघर्ष होता है और कोई सृजनात्मक व्यक्ति अपने नेतृत्व के गुणों के आधार पर नए मूल्य एवं नैतिकताओं को लाता है। दोनों होगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, केवल 1 होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार क्वेश्चन में पूछा है, तो कार्ल मार्क्स ने समाज में जो परिवर्तन आता है और इन्होंने समाज में जो है हमेशा जो है संरचनात्मक परिवर्तन, मतलब पूरी संरचना में परिवर्तन की बात की है और उसके लिए वर्ग संघर्ष का होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 होगा। समाज वर्ग संघर्ष का अनुभव करता है, उस दशा में जो है सामाजिक परिवर्तन होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि समाज जो है सरल से जटिल होता जाता है। समाज की प्रगति रेखीय रूप से होती है। समाज में परिवर्तन विभेदीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत से संबंधित जो कथन दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही होगा। इसमें सरल से जटिल समाज होता है, ये सही है। समाज की प्रगति रेखीय होती है, ये भी सही है। और समाज में परिवर्तन विभेदीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जजमानी व्यवस्था की विशेषता नहीं है। पारस्परिक संबंध, वंशागत, सेवाओं के बदले वस्तु में भिन्न भिन्न कमीन की क्रियाओं का प्रयास जो है समरूप होता है। जजमानी व्यवस्था की विशेषता नहीं है, नहीं बताना है, तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा पारस्परिक संबंध होता है, वंशानुगत होता है,
सेवाओं के बदले वस्तुएं होते हैं। भिन्न भिन्न जो कमीन होते हैं, कोई नाई है, कोई पंडित है, कोई बढ़ई है, कोई कुम्हार है, तो इनकी क्रियाएं जो समरूप नहीं होती हैं। सबके जो काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वुमन ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? सामाजिक विभेदीकरण एवं अस्पृश्यता, वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्य परक एकता एवं विभेदीकरण। राइट आंसर बताइए। लॉर्ड वुमन ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पवित्र एवं अपवित्र के मध्य द्वंद्वात्मक विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वहारा एवं गुलाम के बीच अंतर के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें सर्वहारा मजदूरी करने वाला स्वतंत्र श्रमिक है जबकि गुलाम नहीं है। सर्वहारा नगरीय है जबकि गुलाम ग्रामीण है। सर्वहारा के पास थोड़ा भू स्वामित्व होता है जबकि गुलाम के पास नहीं होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सर्वहारा एवं गुलाम के बीच अंतर के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? तो सर्वहारा जो होते हैं ये पूंजीवादी समाज व्यवस्था में सर्वहारा होते हैं। ये अपने श्रम को बेचकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और गुलाम या दास, ये जो है जो दास स्वामी होता है, दास स्वामी, जिस समाज में दास स्वामी की प्रथा होती है तो वो उस समाज में जो है गुलाम पाए जाते हैं। तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं और अपने जो है इनका स्वामी जो भी कहता है ये वही करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वहारा मजदूरी करने वाला स्वतंत्र श्रमिक है जबकि गुलाम नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग की पहचान हम कैसे करें? अधीनता के संबंधों से, शासक वर्ग की विचारधारा से होती है, ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी से होती है, लाभ एवं अधिशेष मूल्य से होती है। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2 और 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो अधीनता के संबंधों से कर सकते हैं, शासक वर्ग की विचारधारा से होती है और लाभ एवं अधिशेष मूल्य से होती है। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक को शी राइट मिल्स ने पावर एलिट में सम्मिलित नहीं किया है? राजनीतिक संभ्रांत व्यक्ति, सांस्कृतिक संभ्रांत व्यक्ति, सैनिक संभ्रांत व्यक्ति, व्यवसायिक संभ्रांत व्यक्ति। राइट आंसर बताइए। तो इन्होंने अपनी पावर एलिट जो अवधारणा दी थी उसमें इन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक इन 3 शक्तियों की बात की थी, सांस्कृतिक की बात नहीं की थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आएगा? श्रमिक वर्ग क्रांति, उत्पादन के संबंधों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्य वर्ग का लुप्त होना। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन किसके द्वारा होता है?
तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, श्रमिक वर्ग क्रांति। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का सही अनुक्रम कौन सा है? चिंतनात्मक, संवेदनात्मक, आदर्शात्मक, आदर्शात्मक, चिंतनात्मक, संवेदात्मक, संवेदात्मक, आदर्शनात्मक, चिंतनात्मक, संवेदात्मक, चिंतनात्मक, आदर्शात्मक। सही क्रम बताना है, राइट आंसर बताइए। तो उन्होंने अपने सीमाओं के सिद्धांत में संस्कृतियों की जो बात की थी उसमें सेंसेट, इंद्रिय परक, आइडिएशनल, आदर्शात्मक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, संवेदात्मक और आदर्शात्मक और चिंतनात्मक। सनसेट, आइडिएशनल और आइडियलिस्टिक की बात की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो की अभिजन प्रचलन की संकल्पना में अभिजन का संगठन किन के बीच चक्रीय रूप से बारी बारी होता है? शेर एवं भेड़िया, भेड़िया एवं लोमड़ी, लोमड़िया एवं शेर, सांड एवं भालू। तो इन्होंने अपने अभिजन संभ्रांत वर्ग के बारे में इन्होंने बात किया, अभिजन वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत में, और इसमें ने शेर एवं लोमड़ियों की बात की थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। शेर जो सत्ता में रहता है और लोमड़ियाँ इन्होंने कहा था जो सत्ता पाने के लिए ताक लगाए बैठे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, आत्मसातकरण मादर और सांस्कृतिक पश्चाता, युक्तिकरण, संदर्भ समूह। 3 4 2 1 1 4 2 3 3 2 4 1 1 2 4 3। राइट आंसर बताइए। आत्मसातकरण मॉडल मेल्टिंग पॉट, सांस्कृतिक पश्चाता ये ऑकबर्न का है, और युक्तिकरण संदर्भ समूह ये जो है हर्बर्ट हाइमन का है। आत्मसात युक्तिकरण ये मैक्स वेबर का है, आत्मसात ये रॉबर्ट पार्क का है। तो इसमें राइट आंसर होगा 1 4 2 1 नहीं 3 4 2 1 3 4 2 1। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। मेल्टिंग पॉट की बात रॉबर्ट पार्क ने की है, सांस्कृतिक पश्चाता की बात ऑकबर्न ने की है, युक्तिकरण की बात मैक्स वेबर ने की है, और संदर्भ समूह ये हर्बर्ट हाइमन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमान क्या है? सब लोग जिसका पालन करते हैं। यह परिस्थितियों का अच्छे एवं बुरे के रूप में मूल्यांकन है। यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता, किंतु सामाजिक अंतर क्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सामाजिक प्रतिमान क्या है? तो इसमें राइट आंसर है यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजात केंद्रवाद को निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही रूप से परिभाषित नहीं करता? सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आपना, दूसरी जाति को मानव जात से तुलना करके आंकना, अन्य संस्कृतियों को हीन भाव से देखना, और अपनी संस्कृति तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना। नृजात केंद्रवाद के बारे में पूछा है। राइट आंसर बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा
अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद से क्या आशय है? सार्वभौम सांस्कृतिक प्रतिमान है जिनका अनुसरण हमें अवश्य करना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अतिरंजित होते हैं। किसी विशेषज्ञ का प्रकार एवं अर्थ उनके सांस्कृतिक विन्यासों के सापेक्ष होता है। किसी को यह विश्वास कि उनकी संस्कृति दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद के बारे में पूछा है। तो सांस्कृतिक सापेक्ष वह होता है, मतलब अगर हम किसी की संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं या उसका अध्ययन करते रहे हैं तो हम उस संस्कृति को उसके ही नज़रिए से देखें, ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अतिरंजित होते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संस्कृति सामान्यतः किसे निर्दिष्ट करती है? समूह के प्रतीकात्मक उत्पादों को, कलात्मक एवं साहित्यिक रचनाओं को, समाज के सांस्कृतिक विशेषकों को, न्यून सौंदर्य मूल अथवा बिना सौंदर्य मूल वाले वाणिज्यिक उत्पादों को। जन संस्कृति सामान्यतः किसे निर्दिष्ट करती है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 समाज के सांस्कृतिक विशेषकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? संस्कृत दैवीय उपहार है, संस्कृत समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृत आनुवंशिक विरासत है, संस्कृत पर्यावरण का हेर फेर है। संस्कृत की विशेषता बतानी है, राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। और संस्कृत की विशेषताओं में संस्कृत जो है ये सीखी जाती है, सामाजिक विरासत है, मानव निर्मित है, आदर्शात्मक होती है, हस्तांतरित की जाती है, सामाजिक होती है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अनुकूलन की क्षमता होती है संस्कृत में, मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, अधिवैयक्तिक एवं अधिशावयवी होती है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें निम्न जाति की जीवन शैली में परिवर्तन होता है, यह व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाती, सीमित स्वरूप का होने के बावजूद यह अपेक्षाकृत अधिक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाती है, केवल एक और दो, केवल तीन, 1, 2 और 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा, इसमें निम्न जात की जीवन शैली में परिवर्तन होता है, ये होगा। और यह व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाता, ये होगा। और सीमित स्वरूप का होने के बावजूद यह अपेक्षाकृत अधिक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाती है, ये तीनों होंगे, 1, 2 और 3। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को उस प्रक्रिया के रूप में जानते हैं जिसके द्वारा एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक विशेषक दूसरे समूह में फैलते हैं? विकास, स्वांगीकरण, समंजन, विसरण। उस प्रक्रिया के रूप में बताना है जिसके द्वारा एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक विशेषक दूसरे समूह में फैले, उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे, विसरण कहेंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। और विकास वह प्रक्रिया है जिसमें जो है एक पदार्थ जो है वो एक
अनिश्चित एवं असंबद्ध असमानता से निश्चित एवं सुसंबद्ध विभिन्नता की ओर अग्रसर होता है। और यह अवधारणा स्पेंसर ने दी थी। और स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन, एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया आत्मसातकरण या स्वांगीकरण कहलाता है। और समंजन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संघर्षरत व्यक्ति अथवा समूह अस्थायी रूप से अथवा कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण अंतरक्रिया द्वारा संघर्ष को रोकना या टालना स्वीकार करता है। और समंजन को इंग्लिश में अकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ का समूह व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक कारक है? सदस्यता, वाह्य समूह, अंतः समूह, सापेक्ष वंचन। संदर्भ समूह के बारे में पूछा है। तो संदर्भ समूह निर्माण के लिए दो आधार जो है मुख्य रूप से होते हैं। पहला जो है आकांक्षा होती है और दूसरा होता है तुलनात्मक आधार। हम किसी के अपेक्षा अपने को हीन महसूस करते हैं। तो दो कारण होते हैं, आकांक्षा और अभाव बोध या सापेक्षहीनता। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत में संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। श्रम के शोषण को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। प्रतिभा एवं कौशल के अभाव को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। व्यक्तियों अथवा समूहों की अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत में तो संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, प्रसंस्कृत ग्रहण। कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना ये प्रसंस्कृतिक ग्रहण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार विधि समाज के श्रम विभाजन का दृश्य प्रतीक है, सामूहिक चेतना का दृश्य प्रतीक है, यांत्रिक एकता का, धार्मिक जीवन का। राइट आंसर बताइए। इमाइल दुर्खीम के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर श्रम विभाजन का दृश्य प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक। आधुनिक विधि की प्रकृति तो दो प्रकार के इन्होंने समाज बताए थे, यांत्रिक समाज और दूसरा स्वावयवी समाज। तो यांत्रिक समाज में इन्होंने बताया था कि दमनकारी विधि होती है और स्वावयवी समाज में क्षतिपूरक विधि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड क्षतिपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय समूह का सार है, उसके प्रकार की चेतना, उसके निष्पादन का अंश है, उसका आमने सामने का संबंध है, उसके संबंध की निर्वैयक्तिकता है। राइट आंसर क्या होगा? द्वितीयक समूह का सार है। तो द्वितीयक समूह वह है जो प्राथमिक नहीं है, ये कूले के द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा उसके संबंध की निर्वैयक्तिकता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सापेक्ष वंचन एक दशा है जिसमें व्यक्ति समूह निर्धनता रेखा से ऊपर होते हुए भी पहले की अपेक्षा निर्धन हो जाता है। अपनी अधोमुखी गतिशीलता
के कारण निर्धनता रेखा से नीचे आ जाता है। किसी समूह से अपनी तुलना करके वंचित महसूस करता है। भौतिक जीवन की अपनी आकांक्षाओं के संबंध में वंचित महसूस करता है। सापेक्ष वंचन के बारे में बताना है। राइट आंसर क्या होगा? सापेक्ष वंचन एक दशा है जिसमें व्यक्ति समूह, राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वंचित महसूस करता है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। तो क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसीलिए क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन कल करेंगे। आई होप एंजॉय द सेशन। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।